आज हम कक्षा 12 का विद्युत रसायन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर 3 विद्युत रसायन किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध तथा इसके परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन अध्ययन के बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर लेख तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। विद्युत रसायन, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड ऋणात्मक ध्रुव होता है, जो कि यह सेल के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गैल्विन सेल में कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। तीसरा पॉइंट, डेनियल सेल शुष्क सेल प्राथमिक सेल है जिसकी सीसा संचायक तेल द्वितीयक सेल है। कोलराउस के नियम का उपयोग विद्युत अपघटे की मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। अगला पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। अगला पॉइंट, गैल्विकरण द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में बहुत कम मात्रा वियोजित होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पहले समझ लें किसे कहते हैं। जब किसी धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ पर धन ऋण आवेश आ जाता है, तभी इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर से समझ ले, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ पर धन तथा ऋण आवेश आ जाता है, तभी इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। एवं इस पूरे उपकरण को अर्ध सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचायक की अभिक्रिया होती है, अर्थात जिन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उनको एनोड कहते हैं और जिन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उन्हें कैथोड कहते हैं, ठीक है ना। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड और जिस पर अपचयन होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन या ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यम यस जब अभिक्रिया करेगा तो यम घाते n प्लस AQ प्लस Ne माइनस। इलेक्ट्रोड विभव को प्राय वोल्ट में मापा जाता है। इसका मान धातु की छड़ एवं लवण के विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। छड़ और लवण के विलयन की प्रकृति पर, ठीक है। इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पॉइंट है ताप का प्रभाव। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर निर्भर करता है एवं ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। मोलरता का प्रभाव, विलयन की सांद्रता
मतलब मूलतः विधि करने पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान कम हो जाता है। अगर वो वृद्धि करेगा तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान कम हो जाता है। सुचालक की प्रकृति। जो धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो धातुएं अच्छी सुचालक होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रवृत्ति अधिक होती है, उन्हें उनके इलेक्ट्रॉन विभव भी अधिक होते हैं। समझ गए ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु की छड़ को 25 सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयतन के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे इस ईओ से प्रदर्शित करते हैं। ईओ सेल, ठीक है, बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, एम एन प्लस ए क्यू प्लस एन ई वन एन ई माइनस 1 मोलर सांद्रण, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्विन तथा विद्युत अपघटनी सेल, क्या है ये सब अंतर हम पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक सेल ये हम पढ़ेंगे। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उस युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है उस युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में रखे होते हैं, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। विद्युत रासायनिक सेल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल, दूसरा है गैल्विन सेल, ठीक है। पहला है विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब कि बाहर से विद्युत ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। अर्थात वह सेल बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस प्रकार से भी विद्युत अपघटनी सेल का एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक होता है। चूंकि इसका एनोड सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा कैथोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सेल के एनोड ध्रुव पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अपचयन होता है। जैसे जिंक 2 प्लस एक्वा प्लस 2e इलेक्ट्रॉन जब किया करेगा तो जिंक एस अपचयन। जैसे कि क्लोरीन गैस के साथ 2 क्लोरीन माइनस एक्वा जब अब किया करेगा तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे विद्युत अपघटनी सेल जो ये दिख रहा है चित्र, इसमें बैटरी लगाए गए हैं। एक कैथोड है माइनस का, एक एनोड है प्लस का, ठीक है। विद्युत अपघटनी का विलयन हो रहा है। गैल्विन सेल किसे कहते हैं। गैल्विन सेल या वोल्टी सेल
वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं उसे गैल्विन सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। गैल्विन सेल में दो इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है एवं उन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैल्विन सेल के दो इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है। गैल्विन सेल की विशेषताएं। पहला विशेषता, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, समझ गए ना, ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है उन्हें कैथोड कहते हैं। और इस सेल में दो भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्विन सेल में अंतर। क्रमांक 1, विद्युत अपघटनी सेल। पहला, इस सेल में एनोड धन ध्रुव होता है। गैल्विन सेल, इस सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट में विद्युत अपघटनी सेल में इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है, इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर होती है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः ही संपन्न हो जाती है। चौथा पॉइंट, इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है। हाँ, तो इस सेल में रवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, इस सेल में रवण सेतु की आवश्यकता होती है। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल, गैल्विन तथा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है। रासायनिक सेल, किस सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है? गैल्विन सेल। अभी जो पढ़े हैं ये इसमें। अब हम डेनियल सेल किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। डेनियल सेल गैल्विन सेल का एक मुख्य उदाहरण है। डेनियल सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़, जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर Cu धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में रख कर दोनों विलयनों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। अतः इस प्रकार जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है, जिंक का छड़ एनोड का कार्य करती है तथा कॉपर की छड़ कैथोड कार्य करती है। सेल के दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर सेल के विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए ना, विद्युत वाहक बल, इन दोनों विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तब ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, जैसे चित्र में आप लोग देख ही रहे हैं डेनोड के बारे में। लवण सेतु यह एक यू आकार की कांच की एक नली होती है जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमीनियम क्लोराइड आदि विद्युत अपघटे भरे होते हैं। लवण सेतु डेनियल सेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यू आकार की होती है परंतु उल्टी रखी जाती है, उल्टा प्रयोग किया जाता है। लवण सेतु के कार्य।
लवण सेतु के दो मुख्य कार्य संपन्न होता है। पहला जो है, लवण सेतु एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों के परिवहन को आसान करता है। पहले अर्ध को सेल को दूसरे अर्ध सेल को आयनों को परिगमन मतलब घुमाने में आसान करता है। अर्थात लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों के विलयन को संयोजित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एकता द्वारा आपस में संबंधित रहे। अतः इस प्रकार के लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, समझ गए ना दी? हाँ, पहला पॉइंट, लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों के विलयन की विद्युत उदासीनी को नियंत्रित करता है। दोनों अर्ध सेलों के विलयन की विद्युत उदासीनी को नियंत्रण करता है। यह हो गया। लवण सेतु का प्रयोग को समझने के लिए एक ऐसे सेल की परिकल्पना करते हैं जिसमें लवण सेतु विद्यमान नहीं है। डेनियम सेल से समझते हैं। इस सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जिंक परमाणु से जिंक 2+ आयन परिवर्तित हो जाते हैं, जो एनोड विलयन पर एकत्रित होते रहते हैं। ठीक है ना? तथा कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर 2+ आयन परमाणु में अपचयित होकर कैथोड पर जमा होते रहते हैं। ठीक है ना? अतः इस प्रकार जिंक सल्फेट विलयन में धन आवेश की अधिकता हो जाती है एवं कॉपर सल्फेट विलयन पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार कॉपर की छड़ के चारों ओर ऋण आवेश कॉपर आयनों की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रोक देता है। फिर से समझ ले, विलयन का ऋण आवेश अधिक होता है। इस प्रकार कॉपर की छड़ के चारों ओर ऋण आवेश कॉपर आयनों की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह रोक देता है, जिसके कारण सेल का कार्य बंद कर देता है। अतः लवण सेतु दोनों इलेक्ट्रोडों पर प्रयुक्त से अधिक आवेशों को एकत्रित नहीं होने देता है। ठीक है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दें। रासायनिक समीकरण। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या ऑक्सीकरण के योग अथवा त्याग के रूप में की जा सकती है। ऑक्सीकरण, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन सहयोग करता है, ठीक है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर से समझ ले, जब कोई पदार्थ विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन सहयोग करता है तो ग्रहण करता है, तो इस ऑक्सीजन को ऑक्सीकरण कहते हैं। अथवा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने के प्रक्रम को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है पहला, कार्बन का ऑक्सीकरण C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्सीकरण S+O2, SO2 सल्फर। ठीक है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण Mg+Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना? जब कोई पदार्थ किसी विद्युत धनात्मक तत्व अथवा हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण, H2S का ऑक्सीकरण सल्फर H2S+ क्लोराइड
ऑक्सीकरण करेंगे तो 2HCl प्लस S, CH4 मेथिल का ऑक्सीकरण CH4 प्लस MgO2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब करेंगे अभिक्रिया MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है ना, ये निकलेगा। नहीं, ये होगा Mn लिखा गया है, यहाँ G होगा, Mg सही है। अतः इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि जो तत्व ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अपचयन, जब पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व तथा हाइड्रोजन से सहयोग करता है तो इस अपचयन कहते हैं। रेडुकेशन, ठीक है, अथवा पदार्थ द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहते हैं। अपचयन के उदाहरण कॉपर ऑक्साइड का अपचयन COO, कॉपर प्लस कार्बन Cu प्लस CO। दूसरा उदाहरण जिंक ऑक्साइड का अपचयन 2GnO, 2Gn प्लस O2। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीजन का त्याग करता है तो इसे अपचयन कहते हैं। उदाहरण FeCl3 का अपचयन FeCl3 का अपचयन 2FeCl3 अपचयन करेंगे 2FeCl प्लस Cl2। दूसरा उदाहरण Fe3O4 का अपचयन Fe3O4 प्लस 4H2 3Fe प्लस 4H2O। ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का सहयोग होता है जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का त्याग होता है जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का सहयोग होता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात घटता है जबकि अपचयन में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ता है। और चौथा पॉइंट ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं तथा इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अगर सरल भाषा में कहें तो जिन अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा अन्य दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण कॉपर 2 प्लस एक्वा प्लस जिंक द्रव, कॉपर S प्लस ठोस, कॉपर ठोस है प्लस जिंक 2 द्रव है, एक्वा मतलब द्रव, ठीक है। वो अभिक्रिया कराए हैं तो इस अभिक्रिया में CO2 धनायन का
Cu में अपचयन हो रहा है, मतलब कॉपर में अपचयन हो रहा है, तथा जिंक 2 आयन ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो रही है, तब यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अन्य उदाहरण 2HgCl2 एक्वा प्लस SnCl2S मतलब सॉलिड मेटल ठोस जब अभिक्रिया होगा तो Hg2Cl क्लोरीन 2 सॉलिड प्लस Sn सिंक Cl4 एक्वा, ये हो जाएगा। तीसरा उदाहरण जिंक सॉलिड प्लस 2HCl एक्वा जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ये गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है ना जी। फिर से दूसरा उदाहरण देख लें। जिंक सॉलिड प्लस 2H एक्वा एक प्लस आयन है, तो जब अभिक्रिया कराओगे तो जिंक 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस आयन से धनात्मक आयन 2 धनात्मक आयन एक्वा प्लस H2 गैस निकलेगा। उदाहरण 3 को विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक है तो जिंक पर 2 धन आयन है, वो शॉर्ट था अब ध्रुव में बदल गया, और H2H प्लस था धन आयन था तो उसको बाहर निष्कासित कर दिया, H2 हो गया। ठीक है ना। प्रस्तुत उदाहरण में जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन पृथक हुए हैं जिसके कारण इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। जब H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर H2 में 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, अतः इसमें अपचयन अभिक्रिया हुई है। इसको H2 को निकाल दिया गया है, निकाल कर H2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हुआ। इस उदाहरण में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया हुई, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत उदाहरण में जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन पृथक हुए हैं। ठीक है, जिंक 2 प्लस होता है और ये पृथक हुआ है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, जबकि H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर H2 में 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, अतः इसमें अपचयन अभिक्रिया हुई। इस उदाहरण में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं हुई हैं, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक मतलब सॉलिड ठोस है तो अभिक्रिया हुआ है तो जिंक 2 प्लस एक्वा प्लस 2E मतलब ऑक्सीकरण। जब H प्लस है तो इसमें से रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो H2 प्लस 2E प्लस अपचयन धनात्मक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नायरस्टन समीकरण। ठीक है, प्रत्येक सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है।
इनके इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्रमशः ई तथा ईओ से प्रदर्शित किया जाता है। वैज्ञानिक नरस्टन ने किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादित किया जिसे नस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे नस्ट समीकरण कहते हैं। नस्ट इक्वेशन अर्थात ई बराबर ई ओ माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग ई अपचयन अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था। समान अभिक्रिया के लिए एम एन प्लस इक्वा प्लस एन ई एम एस एम नरेश समीकरण उदाहरण एम एन प्लस बटे प्रति एम तो यो एम एन प्लस प्रति एम आर टी एन बटे एन एफ लॉग ई अपचयन अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था। तो एम बटे ये अपचयन अवस्था था, ये ऑक्सीकरण अवस्था है एम एन प्लस इक्वा, चूँकि लॉग ई 2.303 लॉग 10 तथा एम मोलर सांद्रता है जिसे इकाई माना जाता है। तो ई एम एन प्लस प्रति एम बराबर ई ओ एम एन प्लस प्रति एम माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग 10। ठीक है, मोलर सांद्रता 1 एम एन प्लस एक क्यू, जहाँ ई एम एन प्रति एम इलेक्ट्रोड विभव, यू एम एन प्लस प्रति एम मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर गैस नियतांक, टी ताप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ एक फैराडे, एम एन प्लस धातु आयनों की मोलर सांद्रता, एम धातु की मोलर सांद्रता, चूँकि आर बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल तथा टी बराबर 25 प्लस 273 298 जोड़ने पर ताप 98 के एवं एफ 86,500 किलोम मोल होता है। तो नरेश समीकरण ई एम एन ओ प्लस प्रति एम माइनस ये रख देंगे, ये लॉन्ग 10 1/mn प्लस ए जी, यह नरेश समीकरण का सूत्र है। ये सूत्र है नस्टन का। ठीक है, यह 25 सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर नरेश समीकरण है। इसमें इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध भी कहते हैं। सेल विभव के लिए नरेश समीकरण। नरेश समीकरण में प्रश्नों को हल करना अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए पर स्मॉल बी कैपिटल बी, अभिक्रिया स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी स्मॉल कैपिटल डी। इसके लिए नरेश समीकरण निम्न होगा। ई सेल ईओ सेल
माइनस 0.059/n log 10 c घाते c d घाटे स्मॉल d कैपिटल D घाटे स्मॉल a b कैपिटल B घाटे b। इस तरह नरेश समीकरण के अंकित प्रश्न हल करने होंगे। नोट: आपको नर्टन समीकरण प्रश्नों में E या ES में किसी एक या दोनों का मान दिया होगा एवं ऑक्सीकरण अवस्था तथा अपचयन अवस्था के मान भी प्रदान होंगे। सभी के मान रखकर आप प्रश्न को हल कर देंगे। जो आपका लॉग में मान आएगा उसका भी मान प्रश्न दिया होगा। जैसे सब हल करने के बाद आपका लॉग 10 आया है तो लॉग 20 0.3310 दिया होगा। ध्यान दें, यह समीकरण 25 सेंटीग्रेड 298 ताप पर नर्टन समीकरण है। अगर प्रश्न में आपको पूछता है कि 0 सेंटीग्रेड या 273 ताप पर एक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए तो आपको T के स्थान पर 273 रखना होगा। ठीक है? हाँ। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। ये सब हम पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघटय पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाती है उसे विद्युत अपघटय कहते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। पहला, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यह फैराडे का पेड़ विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W तथा धारा की मात्रा Q हो तो Q अनुपाती Q या W बराबर ZQ, जहाँ Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम प्रति कूलाम होता है तो W बराबर Z गुणे Q। चूँकि Q बराबर IT होता है तब कूलाम W बराबर ZI इंटू I, जहाँ I विद्युत धारा T समय। यदि I 1 एम्पीयर तथा T 1 सेकेंड हो तो W बराबर Z। अर्थात जब 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। दूसरा, फैराडे द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघटकों के विलयनों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यह फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। ठीक है? अर्थात W अनुपाती E दो विलयनों के लिए W1 अनुपाती E1 W1 बराबर के E1, W2 अनुपाती E2 बराबर के E2 तो W1 बटे E1 बराबर W2 बराबर E2, जहाँ W2 पदार्थ द्रव्यमान तथा E1 व E2 पदार्थों के तुल्यांकी भार हैं। ठीक है? फैराडे नियतांक। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को फैराडे नियतांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? फैराडे नियतांक एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश को
फैराडे नियतांक कहते हैं। जैसे 1 F बराबर 1 इलेक्ट्रॉन मोल, अतः 1 F बराबर आवेश का वो मान रख देंगे 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 कूलाम मोल को जब इंटू करेंगे, ठीक है, ये मोल का था, इंटू करेंगे तो फिर 1F 96487 कूलाम मोल हो आएगा। एक फैराडे नियतांक का मान इतना होगा, ठीक है, या 96,500 कूलाम मोल होता है। अर्थात किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक विक्षेपित करने पर 96,500 कूलाम विद्युत धारा आवश्यकता होती है। ठीक है ना जी। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान इन्फिनाइट एम विद्युत अपघट्य के धनात्मक तथा ऋणात्मक की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं -m+m के योग के बराबर होता है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात μm बराबर μ+m+m या μm बराबर 1/n + am जहाँ n + n आवेशों की संख्या है। कोलराउस नियम के उदाहरण, HCl के लिए am बराबर तरंग डेल्टा H प्लस डेल्टा Cl-। दूसरा NaCl के लिए μm डेल्टा Na प्लस डेल्टा Cl-। पोटेशियम क्लोराइड के लिए K प्लस डेल्टा NO3-। एसिटिक अम्ल के लिए तो H प्लस CH3COOH-। ठीक है, हो जाएगा। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तीसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात करना। कोलराउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता की गणना कोलराउस नियम के अनुसार जैसे हमने हल किया, इन सभी की कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य के घट्य पर मोलर चालकता NaCl HCl के लिए, ये सब जो हमने हल किए हैं। 1 + 2 - 3 करने पर इतना अगर हम करने पर, ठीक है, तो प्राप्त करेंगे इतना हम प्राप्त करेंगे। वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, किसी सांद्र वियोजन की मात्रा A हो तो अल्फा बराबर μ
Cm बराबर A इन्फिनिटम। Acm C सांद्रता पर मोलर चालकता, A इन्फिनिटम अनंत तनुता पर मोलर चालकता। 3 वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना। Ka C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस A, यहाँ C सांद्रता A वियोजन की मात्रा है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोलर चालकता तुल्यांकी विद्युत अपघटनी। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, फिर से समझ ले। चालकता किसे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है। इसका सूत्र है C बराबर 1/R। इसका मात्रक प्रति ओम होता है। ठीक है, प्रति ओम। मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर प्राप्त विलेय की चालकता को उस विलेय की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है। इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ ले। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे आणविक चालकता भी कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एम बराबर K इंटू V, जहाँ K विशिष्ट चालकता है। ठीक है। K विशिष्ट चालकता है। तो या डेल्टा एम बराबर K इंटू 1000 बटे एम, जहाँ एम विलयन की मोलरता है। मोलर चालकता का मात्रक इकाई सेमी प्रति ओम मोल होता है। मतलब इकाई। तुल्यांकी चालकता किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे न्यू EQ से प्रदर्शित करते हैं। न्यू इक्वा बराबर K इंटू V, जहाँ V विलयन का आयतन मिली में है। ठीक है। और जहाँ K विशिष्ट चालकता N विलयन की नॉर्मलता है। ठीक है। सूत्र यही होगा। तुल्यांकी चालकता का मात्रक सेमी प्रति ओम तुल्यांक होता है। विशिष्ट चालकता जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक का प्रतिरोध उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R अनुक्रमानुपाती 1/A। R बराबर रो L बटे A, जहाँ P विशिष्ट प्रतिरोध है। अतः विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे K कंपक से प्रदर्शित करते हैं तो R अनुक्रमानुपाती 1/P। ठीक है। P नहीं, रो है। R अनुक्रमानुपाती 1/रो, जहाँ K बराबर C इंटू 1/A, जहाँ C का चालकता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम 1 सेमी 1 होता है। मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। डेल्टा एम बराबर K इंटू 1000 बटे विलयन की मोलरता, जहाँ अनुदैर्ध्य M बराबर मोलर चालकता
के बराबर विशिष्ट चालकता है। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। डेल्टा एम बराबर अणु भार बटे तुल्यांकी भार इंटू न्यू इक्यू मतलब इक्वा, जहाँ एम मोलर चालकता क्यू अनुदैर्ध्य और न्यू क्यू बराबर तुल्यांकी चालकता। ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग सीमाएं अनुप्रयोग ये सब पढ़ेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ाते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, फिर से समझ लें। विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों का क्रम कुछ इस प्रकार होता है। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, हाइड्रोजन, जिंक, कार्य सब एक्सेट्रा। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीकृत की दर में वृद्धि होती है। नीचे से ऊपर की ओर जाने पर श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचयन क्षमता में कमी होती है। श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व दुर्बल अपचायक हैं, जबकि हाइड्रोजन नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अपचायक हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। जब धातु में ऑक्सीकृत की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह धातु अपने से नीचे स्थान की धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तीसरा पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युतीय प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है। चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन के नीचे की सभी कमजोर तत्व धन विद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घट जाती है। जो धातु श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वह तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है। इस श्रेणी में जो धातु जितनी नीचे होती है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातु की क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। इस श्रेणी की सहायता से धातु की अपचायक क्षमता की तुलना की जा सकती है। इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की ऑक्सीकृत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। वह धातुएं जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। वे धातुएं जो हाइड्रोजन में प्रबल अपचायक है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। जिन धातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है उनका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है।
श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोड त्यागने का गुण कम होता जाता है। विभिन्न रासायनिक श्रेणी में बहुत सी धातुएं एवं अधातुएं हैं। सभी का मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करना काफ़ी मुश्किल है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की मानक इलेक्ट्रोड विभव बता देते हैं। अगर आप इनके मान याद कर लेंगे तो लगभग विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित सभी सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में यही तत्व उपयोग किए जाते हैं। जिंक -0.76, एल्यूमिनियम -1.66, कॉपर +0.34, मैग्नीशियम -2.37, आर्गन +0.80, आयरन 2 धनायन -0.44, Fe3 आयन धनायन 3 धनायन -0.77। अगर आप यह मान याद कर लेंगे तो अधिकतम सवाल कर पाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित। अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी की PDF ठीक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं? अंतर, उदाहरण, सीसा, संचायक, ये सब पढ़ेंगे। प्राथमिक सेल वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। प्राथमिक सेलों का एक बार प्रयोग करने के बाद यह अनुप्रयोग या मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिस कारण इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म सेल, मरकरी सेल तथा डैनियल सेल आदि प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। सूक्ष्म सेल, यह सेल सामान्य रूप से घड़ियों, टॉर्च, वायरलेस माउस, कीबोर्ड आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इस सेल में जिंक धातु का एक पात्र होता है जो एनोड के रूप में प्रयोग होता है तथा इसमें ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जो चारों ओर से मैंगनीज डाइऑक्साइड की चूर्ण से घिरी होती है। यह ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। कैथोड के मध्य का स्थान NH4Cl एवं ZnCl4 के नम पेस्ट से भरा रहता है, ठीक है। इस सेल के कैथोड एवं एनोड पर निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एनोड पर जिंक +2 आयन, कैथोड पर MnO2 एल्यूमिनियम +E, MnOH प्लस एल्यूमिनियम। मरकरी सेल एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म सेल ही है। मरकरी सेल का उपयोग श्रवण यंत्र, घड़ियों, कैमरों आदि विद्युत की कम मात्रा वाले यंत्रों में किया जाता है। इस सेल में जिंक एनोड तथा ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करते हैं। इनके मध्य HgO तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का पेस्ट विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मरकरी सेल की अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। एनोड पर जिंक +2OH- अभिक्रिया कराएंगे जिंक ऑक्साइड H2+O+2E इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर HgO+H2O+2E इलेक्ट्रॉन Hg+2OH-। द्वितीयक सेल वह सेल जिनको विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। इन सेलों को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, चार्जर लाइट आदि द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। सीसा संचायक सेल,
इस प्रकार की बैटरियों का प्रयोग वाहनों, इन्वर्टर, सोलर सेल की बैटरी आदि में किया जाता है। इनमें कई सारे सीसा संचायक सेल श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। सीसा संचायक सेल में लेड पीवी लेड एनोड का कार्य करती है तथा लेड ऑक्साइड PbO2 कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इनमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 विद्युत अपघट्य भार अनुसार प्रयोग किया जाता है। जब इस सेल को प्रयोग में लाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया संपन्न होती है। एनोड पर लेड प्लस सल्फर प्लस 2E, कैथोड पर सल्फेट ऑक्साइड सल्फर लेड ऑक्साइड सल्फर प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब अभिक्रिया करेगा तो 2 लेड सल्फर प्लस 2H2O। अतः एनोड तथा कैथोड को मिलाने से संपूर्ण सेल पर अभिक्रिया लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2O। एक्वा जब अभिक्रिया करेंगे 2PbSO4 लेड सल्फेट H2O। जब बैटरी को अवशोषित अथवा चार्ज किया जाता है तो यह सारी अभिक्रियाएं विपरीत हो जाती है। एनोड कैथोड आपस में बदल जाते हैं। ठीक है। संचारण क्या होता है? सुरक्षा के दो तरीके लिखिए। क्रियाविधि, उदाहरण, उपाय किसे कहते हैं? संचारण क्या है? जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। फिर से समझ ले, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। संचारण के उदाहरण: चांदी की चमक का कम हो जाना, तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना, लोहे पर जंग लगना, लेड का अपना संचारण खो देना। संचारण की क्रियाविधि। संचारण की क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए अनेकों सिद्धांत हैं, लेकिन इन सब में से विद्युत रासायनिक सिद्धांत को अधिक महत्ता दी गई है। ठीक है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अनुसार संचारण मूल रूप से एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। यह मुख्य रूप से धातु के पृष्ठ पर संपन्न होती है। लोहे पर जंग लगना भी एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भिन्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे एनोड पर 2 आयरन, जब अभिक्रिया होगा 2 आयरन 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्साइड प्लस 4H धनायन प्लस 4E H2O। अतः संपूर्ण सेल पर क्रिया 2Fe प्लस O2 प्लस 4H धनायन। जब अभिक्रिया होगी तो 2Fe प्लस 2H2O Fe2 प्लस 1/2 O2 प्लस 2H2O। जब अभिक्रिया होगा Fe2O3 प्लस 4H Fe2O3 प्लस XH2O Fe2O3 इंटू XH2O मतलब जंग। अतः इस प्रकार लोहे पर जंग लगती है। इतना अभिक्रिया करने के बाद अतः संचारण के प्रकार। संचारण की प्रक्रिया निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है: गैल्विन संचारण, वेरिदिका संचारण, मृदा संचारण, सूक्ष्म जैविक संचारण। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है धातु क्रियाशीलता। जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है उसकी कम क्रियाशीलता की धातु से संचारण होने की संभावना अधिक होती है। अशुद्धियों की उपस्थिति।
शुद्ध धातु में अशुद्धियों के मिलाने से उसमें संसारण की दर बढ़ जाती है। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संसारण की दर में वृद्धि हो जाती है। यह शुद्ध जल की अपेक्षा समुद्र तल में अधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि समुद्र जल में विद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक होती है। वायु की नमी की उपस्थिति। संचारण की प्रक्रिया वायु तथा नमी की उपस्थिति में अधिक तीव्रता से होती है, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। संसारण को रोकने के उपाय। धातु की सतह पर पेंट वर्निश की पतली परत चढ़ाकर मशीन के पुंजों पर तेल अथवा ग्रीस के लगाने से उनमें जंग नहीं लगती है। विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकेल कॉपर की परत चढ़ाकर गैल्वीकरण विधि द्वारा जंग रोधी विलीनों का उपयोग करके कैथोडिक रक्षण द्वारा विद्युत अपघट्य वह पदार्थ जिनको जल में घुलने पर वह धान्यों और आयनों में भी उचित हो जाते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो गणित तथा जल अवस्था में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। सभी विद्युत अपघट्य विलयन में समान मात्रा में आयनीकृत नहीं होते हैं। इसी आधार पर विद्युत अपघट्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: दुर्बल प्रतिविद्युत घट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं, अर्थात जिन विद्युत अपघट्यों को जल में घोलने पर वह अपने धन या ऋण आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं एवं उनमें विद्युत संचालन का गुण कम पाया जाता है, तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा को आयनन मात्रा का वियोजन की मात्रा कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन मात्रा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसकी वियोजन की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात विलयन में आयनित विद्युत अपघट्य के अणुओं की कुल संख्या के अंश विलयन की आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाती है। वियोजन की मात्रा को ए से प्रदर्शित करते हैं तो डेल्टा म्यू एम डेल्टा इन्फिनिटी, जहाँ न्यू सी एम बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता, न्यू इन्फिनिटी एम अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर इनकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण: एक दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बनिक अम्ल बोरिक अम्ल H3BO3, 2 दुर्बल क्षार अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH, 3 अन्य HCN HgCl2 ZnCl2 आदि। प्रबल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य जो विलयन में पुनः अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों को जल में घोलने पर यह पूर्ण रूप से धन या ऋण आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं, जिस कारण इनमें विद्युत धारा का संचालन तीव्रता से होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण: पहला सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट, ठीक है, एसिटिक सोडियम एसिटिक आदि प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। विद्युत अनापघट्य वह पदार्थ जो विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत अनापघट्य कहते हैं। यह जल में घोलने पर धन या ऋण आयनों में वियोजित नहीं होते हैं।
जिस कारण विद्युत अनापघट्य विद्युत का संचालन नहीं होता है। उदाहरण चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल एल्कोहल आदि विद्युत अनापघट्य के उदाहरण हैं। ठीक है, आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।